स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का एक पहला जो प्रश्न है, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय से सवाल होगा। और राष्ट्रीय आय चैप्टर एक है आपका, कह सकते हैं पूरा चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं उनके समुच्चय। ठीक है ना। समुच्चय के अंतर्गत GDP GNP ये सब पढ़ना पड़ता है, डिप्रिसिएशन वगैरह। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो होता क्या है और नेशनल इनकम फ्लो किस प्रकार से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मॉडल पेपर में शामिल भी किया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो हैं अपने विचार, अपनी जो हैं कह सकते हैं राय ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि हमें उससे जानकारी ये मिलता है कि स्टूडेंट्स जो है हमारे कंसेप्ट को कितने समझ पा रहे हैं और भी हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है ना। फिलहाल लाइटिंग का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है कि इसमें जो है सही से आपका वीडियो लेक्चर जो है अपलोड तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ डिफ़िकल्टी लग रहा है। इसे थोड़ा सा और क्वालिटी सुधार किया जाना चाहिए। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका जो है वीडियो कंटेंट सही से मिले, कंसेप्ट सही से मिले। इस वक्त आपको सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कंसेप्ट को समझना। ठीक है ना। बार बार नहीं कहेंगे, कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि MCQ का जो सवाल है 40% वो आपको समझिए कि ऐसे पढ़ना है ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। और वो विद्यार्थी वही हल करेंगे जो कि वो सवाल उसी विद्यार्थी से हल होगा। समझिए तो जो विद्यार्थी कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा हुआ है, जिनके पास कंटेंट है, जिसके पास कंसेप्ट है। तो कंटेंट और कंसेप्ट सारी चीज़ों को देने के लिए ही हम जो हैं वीडियो लेक्चर्स को तैयार कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, वीडियो को जो है सपोर्ट मिले, कह सकते हैं, या फिर चैनल को सपोर्ट मिले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े और वो इस वीडियो कंटेंट का लाभ उठाएँ और मुझे भी आपके ज़रिए एक नई पहचान मिले, कह सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारी जो पहचान है वो आप ही से बनती है, कह सकते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि आपने जो 3 वर्षों में रिजल्ट दिया हमें, प्रीवियस जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे चैनल पर हैं, वो जितने भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हमें, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया एक बार हमारे साथ मिल करके मेहनत करने के लिए। चलिए समर्थन कीजिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ, बहुत सारी नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का। दैट मीन्स हिंदी में बोला जाता है इसको राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। अब राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह तो समझना होगा कि राष्ट्रीय आय आखिर है क्या। तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जो GDP कह सकते हैं होता है, वही हमारा हो जाता है नेशनल इनकम। किसके अंतर्गत बोला कि बंद अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी जब होगा तो एक हमारा जो GDP नाम आता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि तो वो ही हमारा जो है नेशनल इनकम है। देखते हैं कैसे, देखते हैं क्या कि GDP हमारा क्या होता है। GDP की अगर हम बात कर रहे हैं तो GDP आखिर होता क्या है। बोला कि GDP जो है वो क्या है, ऑल द मार्केट वैल्यू, चाहे तो ऑल द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर का। ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहे हैं, एक वर्ष के दौरान, क्या बोल रहे हैं, एक वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य को या फिर उसके अंतिम मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर शॉर्ट में GDP कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू किसका, गुड्स का, और मार्केट वैल्यू किसका, बोला कि सर्विसेज का। अब ध्यान दीजिए कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है। इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, इस तीनों सेक्टर में अलग अलग तरह की गुड्स और अलग अलग तरह की सर्विसेज होंगी, लेकिन उन सभी सर्विसेज का क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू को आप ऐड कीजिए। जैसे हम यदि उनकी क्वांटिटी को मेजरमेंट करें तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, GDP नहीं निकल पाएगा शुद्ध रूप में। कैसे हम कहें ये कि 10 kg आलू, 7 kg प्याज, 15 kg चावल, तो इस प्रकार से जोड़ करके नहीं बता सकते, लेकिन उनकी कुछ मार्केट वैल्यूज़ हैं, उनकी कुछ प्राइसेस हैं, उनकी क्वांटिटी के साथ जब उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस गुड्स का टोटल मार्केट वैल्यू निकल करके आ जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी गुड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू को शामिल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि चावल है तो चावल का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, और चावल है यहाँ पर तो चावल की कितनी मात्रा है, समझ में आ गया, यानी कि उनकी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से निकल जाता है हमारा उसका मार्केट वैल्यू या फिर टोटल वैल्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए पूरी दुनिया में मात्र 2 ही चीज़ें हैं,
या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर वो सर्विस है, ठीक है ना। इन दोनों ही चीज़ों का गुड होता है प्रोडक्शन और कह सकते हैं कि कंजम्पशन भी होता है दोनों ही चीज़ों का, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। तो यहाँ पर हम क्या करें कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विसेज को यदि हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा निकल जाता है जीडीपी, यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। अब ये 1 ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर या फिर कह सकते हैं फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर कब से शुरू होता है या फिर फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, ध्यान में रखिएगा, FY से हम नोट कर दे रहे हैं। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है ना। आज तो 5 अप्रैल हो गया, तो ये 1 अप्रैल से कथा कहानी शुरू होता है इसका और चलता है 31 मार्च तक। और यही है हमारा क्या, फाइनेंशियल ईयर, या फिर यही है हमारा क्या कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा फिजिकल ईयर, यानी कि राजकोषीय वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इससे भी आपका 1 नंबर का प्रश्न जो है मिल गया आपको जवाब। इन्हीं सारे कंटेंट और कंसेप्ट के लिए हम कहते हैं आपको कि आप जो है इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइए, साथ साथ में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा ताकि हम कंटेंट को ले पाएँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी हमारा क्या है भाई, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। लिख देते हैं हम पूरा, GROSS, ग्रॉस DOMESTIC, डोमेस्टिक। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट मीन्स गुड्स या फिर सर्विस। तो प्रोडक्ट, अब कहेंगे भाई सर्विस को आप प्रोडक्ट में क्यों शामिल कर दे रहे हैं, तो सर्विस हमारा क्या है, नॉन मेटेरियल है, नॉन मेटेरियल है, दैट मीन्स नॉन फिजिकल गुड्स भी बोल सकते हैं सर्विसेज को। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखिए ये कि जीडीपी ही हमारा क्या होगा, एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी जो है दूसरी इकोनॉमी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं करता है, लेन देन नहीं करता है, या फिर कह सकते हैं कि खरीद बिक्री नहीं करता है, और उसी खरीद बिक्री को क्या कहा जाता है नेशनल लेवल पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। तो यदि हम दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम बंद कर दिए हुए हैं, यानी कि नहीं कर रहे हैं, तो सीधा समझ आइए कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हमारा जीडीपी जो होगा वही होगा हमारा नेशनल इनकम। अब इसका फ्लो किस प्रकार से होगा, ये अब यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन में देखिए। और सबसे पहले, उससे पहले तो आप प्रश्न देख लीजिए एक बार, क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा है, यानी कि आपस में वो पैसा जो है घूमते जा रहा है, किसके बीच, तो यहाँ पर इकोनॉमी में क्या होता है भाई, कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, या फिर कोई भी क्षेत्र है, तो क्षेत्र में तो डिफरेंट सेक्टर हैं, उन्हीं सेक्टर के बीच में पैसा घूमते रहता है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज घूमते रहता है, ठीक है ना। हमको कोई वस्तु की ज़रूरत थी, पहले मान लीजिए कि अगर बार्टर सिस्टम है इकोनॉमी में, तो हमारे पास जो, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वस्तु है जो कि मार्कर है, हमने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया, अब वो लेने के लिए तैयार है हमारी वस्तु, और वो जो है उसको हम क्या कह रहे हैं कि तुम हमारी ज़रूरत की वस्तु दे दो। तो यदि वो देने के लिए भी तैयार है, तो हम यहाँ पर किसका फ्लो करवा रहे हैं, गुड्स एंड गुड्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम के अंदर भी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम का फ्लो हो रहा था, लेकिन उसमें फ्लो जो है वो धीमी गति से होगा। क्यों, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह, यानी कि रियल फ्लो। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो क्या कहते हैं, उसको रियल फ्लो कहते हैं। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो मुद्रा के माध्यम से होता है तो हम लोग कहते हैं उसको मनी फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो, यानी कि मौद्रिक प्रवाह। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मौद्रिक प्रवाह का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो रहा है, लेकिन जहाँ पर रियल फ्लो की बात करेंगे वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होता है, धीमी गति से होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो, यानी कि सर्कुलर मतलब या तो आप बोल सकते हैं वृत्ताकार, या फिर बोल सकते हैं आप चक्रीय प्रवाह। समझिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोला, क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का मतलब यानी कि मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पर बोलता है कि एन इकोनॉमी में, आगे बात करेंगे। और क्या बोल रहा है कि मनी इनकम का भी, किसका, पहले तो बोला कि नेशनल इनकम जो है उसका सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। और किसका बोला कि मनी इनकम का, दैट मीन्स मौद्रिक आय का, किसके बीच, एमंग का मतलब होता है बीच, किसके बीच हो रहा है फ्लो, तो बोला कि डिफरेंट सेक्टर, यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कहाँ पर अलग अलग क्षेत्र, तो बोला इन दी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा सेक्टर यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, प्राइमरी सेक्टर होता है पहला, दूसरा हमारे देश में होता है कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर, और इकोनॉमी के अंदर तीसरा सेक्टर कौन सा है, टर्सरी सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र। हिंदी में समझ लीजिए एक बार और,
प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पर हम जो है अलग अलग चीज़ों को नोट करते हैं। हमने कहा कि आपको जो है जीडीपी निकालना है, दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का निकालना है। तो सोचिए कि 3 जो सेक्टर हैं उसमें क्या प्रोडक्ट है, सब में एक ही जैसा प्रोड्यूस होगा? नहीं, है ना। एक जैसा हो भी सकता है लेकिन एक जैसा नहीं भी हो सकता है, ये भी तो बात है। तो यहाँ पर समझिए प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से गुड्स आएंगे और कौन कौन से इसमें और भी सब सेक्टर हैं। सब सेक्टर मतलब ये तो इकोनॉमी के सेक्टर हैं, लेकिन इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सा सेक्टर, उसी को बोलते हैं सब सेक्टर, मतलब उप क्षेत्र, है ना। तो देखिए इसमें उप क्षेत्र कौन सा है, एक आता है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र। दूसरा आ गया इसमें माइनिंग, है ना, MINING, है ना, माइनिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट माइनिंग। उसके बाद आ गया इसमें मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मतलब बागवानी होता है। अब देखिएगा हिंदी से भी कह दिए आपको, अंग्रेजी से भी आपको पता है। देखिए एग्रीकल्चर मतलब कृषि, माइनिंग यानी कि खनन। खनन मतलब क्या होता है, जब हम लोग ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ें निकालते हैं गड्ढा करके, खुदाई करके, तो उसको बोला जाता है खनन। लेकिन जब हम लोग नदियों से बालू वगैरह जो निकालते हैं ना, वो ऊपरी सतह का निकालते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है उत्खनन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए माइनिंग भी हमारा शामिल होगा और हमारा उत्खनन भी इसी में शामिल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी भी इसी में शामिल होगा, पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में जो है, अब इसको द्वितीय क्षेत्र को एक और नाम से जान सकते हैं, जिसको दिया गया है यहाँ पर, कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोला गया है? ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट मीन्स औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2 पार्ट में है इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी 2 पार्ट है। क्या बोल रहा है? एक बोला कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण, है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसमें कौन कौन सा चीज़ आएगा भाई? तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर मतलब होता है निर्माण, और निर्माण करने का मतलब होता है अस्थायी निर्माण। इसका मतलब जिन गुड्स को या फिर जिन सर्विसेज को या फिर जिन चीज़ों को, सर्विसेज तो नहीं, जिन गुड्स को हम लोग, जिन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, दैट मीन्स वो अचल संपत्ति अगर है तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर शामिल किया जाएगा। जैसे बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस, क्लासरूम, हॉस्पिटल्स, ये सब सारी क्या हैं? हमारे नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना, यानी कि अचल संपत्ति हैं। और ये सब कहाँ शामिल होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में। और औद्योगिक क्षेत्र में भी कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा? इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोलते हैं भाई? निर्माण, सॉरी विनिर्माण बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, वर्ड आपको दिख रहा होगा सही से, उम्मीद करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या रखेंगे? उन सारी संपत्ति को रखेंगे, उन सारी प्रॉपर्टी को शामिल करेंगे जो कि आपका मूवेबल है, दैट मीन्स जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? चल संपत्ति। चल मतलब हमारे साथ चल, बात समझे कि नहीं? तो जो हम लोग जो है अपने साथ जहाँ चाहें ले जा सकते हैं, उन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ पर शामिल करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। और इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ पर से आया? ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है? ये हमारा इकोनॉमी का एक भाग है, पार्ट है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब यहाँ पर जो टर्सरी सेक्टर बचा हुआ है, इसमें भी जो सिर्फ यहाँ पर देखिए, टर्सरी सेक्टर का एक और नाम है, उसको पहले आप जान लीजिए। टर्सरी सेक्टर का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? सर्विस सेक्टर का ही एक नाम है सेवा क्षेत्र। हिंदी में बोलते हैं सेवा क्षेत्र और अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर को बोला जाता है कि ये हेल्पिंग सेक्टर है, दैट मीन्स सहायक क्षेत्र है। किनके लिए? तो ये देखिए सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, इन दोनों सेक्टर को ये मदद करता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में या फिर कोई भी चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने में। दैट मीन्स कि सर्विस सेक्टर कौन सा के अंतर्गत कौन सा शामिल होगा? तो सबसे पहले आप शामिल कर दो ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ चाहिए, इसको विनिर्माण करने के लिए जो पदार्थ चाहिए, उस सारे के सारे सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? टर्सरी सेक्टर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिएगा तो इसमें आ गया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कह सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ गया, यानी कि सर्विस सेक्टर। और देखिए यार, और क्या आएगा? जैसे कि हवाई यानी कि एयर, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ये भी इसके माध्यम से भी करता है, हवाई जहाज़ के माध्यम से भी, तो एयर सर्विसेज आप बोल सकते हैं।
ठीक है ना। हवाई सेवाएं, हवाई सेवा मतलब हवाई जहाज़ की सेवाएं। और भी क्या चीज़ें आ सकती है इसमें, और भी आ सकता है जैसे कि कोई अपना लेबर अपनी सर्विसेज को दे रहा है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी हमारी सर्विस से भी पैसा जनरेट होता है कि नहीं होता है। उन सारी चीज़ों को कहाँ शामिल किया जाएगा, टर्सरी सेक्टर में। जैसे कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। बिजनेस भी हमारा क्या है, बिजनेस भी हमारा सर्विस सेक्टर है, मतलब आपको सेवाएं प्रदान करता है दुकानदार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे और इनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इसमें डायरेक्ट सवाल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये उम्मीद करते हैं तीनों सेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और बहुत सारे आप MCQ भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, अब देखिए शुरू से बोल रहा है कि एक इकोनॉमी कहते किसको हैं, बोला कि इकोनॉमी क्या है, एक सेक्टर है। क्या है, इकोनॉमी मीन्स एक सेक्टर। देखिएगा, एक क्षेत्र होता है, इकोनॉमी क्या है, एक सेक्टर है, एक क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, जिसमें क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी होती है। यानी कि रहने के लिए, खाने पीने के लिए, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ से जुटा पाते हैं, आर्थिक क्रियाओं की मदद से जुटा पाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की मदद से जुटा पाते हैं। दैट मीन्स इट इज अ सेक्टर इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इज नॉन एज इकोनॉमी। क्लियर हो गया। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जिसमें आर्थिक क्रियाएं स्वतः संचालित होती है या फिर संचालित होती है। क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारे कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब देख लीजिए एक बार फिर से क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है कि हम ये समझते हैं, देखिएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मीन्स, यानी कि राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो, यानी कि लगातार प्रवाह होना। किस चीज़ का, बोला गुड्स एंड सर्विसेज का। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। और किसका फ्लो बोल रहा है कि मनी इनकम का। ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉनेटरी फ्लो है, यानी कि मनी फ्लो है, ठीक है ना। एमंग किसके बीच, एमंग का मतलब होता है बीच, किसके बीच भाई, तो बोला कि डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। बोला कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके बीच पैसा घूमते रहता है। अब दिखाते हैं, इसको हटा दें, नोट कर लीजिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप अभी तक लेक्चर सिर्फ सुन रहे हैं, नोट करते जाइए, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट कीजिए 1 2 3 करके, है ना। टाइमिंग ले लीजिए, तुरंत इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो भी आपको चमकता हुआ दिख रहा है तो इसमें हमने जो है यहाँ पर फ्लो लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, यहाँ पर सर्कुलर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम मिटाते हैं इसको। हाँ, चलते हैं अब आगे। इसमें जो है बात करेंगे सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके समझने की ज़रूरत है अभी। अब हम लोगों ने जो है सारी चीज़ों को समझ लिया लगभग। अब देखिएगा, तीनों सेक्टर को लपेट लो। दैट मीन्स यहाँ पर लिख दो क्या, प्राइमरी सेक्टर। क्या लिखोगे, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर हो गया ये। दूसरा हम यहाँ पर बना रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा देखने में डिजाइनिंग अच्छा लगेगा। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या तैयार कर लेंगे, टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। टर्सरी सेक्टर अगर आप चाहें तो सिक्का से एग्जाम में गोल कर सकते हैं, ठीक है, गोला कर लीजिएगा आप एग्जाम में। यहाँ पर लिख रहे हैं हम टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, इसी को ना बोल रहे थे सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पर देखिए बोलता है क्या कि सर्कुलर फ्लो जो हो रहा है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का और मनी का या फिर मनी इनकम का, किसके बीच, बोला डिफरेंट सेक्टर इन दी इकोनॉमी, विभिन्न क्षेत्रों के बीच, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच। यही है हमारा विभिन्न क्षेत्र, कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। बोलता है कि कभी पैसा यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाता है, कभी पैसा यहाँ से निकल करके यहाँ पर जाता है, कभी पैसा यहाँ से निकल करके यहाँ पर आता है। ये हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है। देखो तो चक्रीय प्रवाह हो रहा है, किस चीज़ का, बोला तो कि नेशनल इनकम का। पैसा क्या हो रहा है, घूम रहा है, पैसा भी घूम सकता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज भी घूम सकता है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर में देख लीजिए तो क्या क्या चीज़ें उत्पादन होता है भाई। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर भी आता है इसमें, माइनिंग वगैरह भी आता है, हॉर्टिकल्चर वगैरह भी आता है। तो आप समझिए कि रॉ मटेरियल्स के रूप में जो गन्ना है, जो गन्ना है यानी कि कतारी है,
वो तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट था, उससे इनकम जनरेट होता है कि नहीं होता है? बोलता है कि होता है। अब उसमें से इनकम जनरेट हुआ तो वो हमारा जो है कतारी से हम क्या बनाना चाहते हैं, अगर चीनी बनाना चाहते हैं तो चीनी कहाँ पर बनेगा? बोला कि सेकेंडरी सेक्टर में चले जाइए। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर हमारा किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वो फ्लो हो गया, गुड्स का फ्लो हुआ कि नहीं, कतारी का फ्लो हुआ। अब यहाँ से जो है चीनी का फ्लो होगा, ठीक है, चीनी का फ्लो होगा, कहाँ पर जाएगा? हमने अभी दिखाया था कि टर्सरी सेक्टर को जो है बिजनेस सेक्टर भी माना गया है, यानी कि बिजनेस जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर शामिल किया जाता है, व्यापार जो है वो सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चीनी बना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसका, कह सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग होकर के कहाँ पर जा रहा है? वो टर्सरी सेक्टर में जा रहा है, यानी कि बिजनेस में जा रहा है, और बिजनेस हमारा टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, सेवा क्षेत्र का भाग है। अब टर्सरी सेक्टर में जो चीज़ें हैं वो फिर से नहीं निकल करके आ जाएगा इधर, किस रूप में आएगा? तो यहाँ से जो पैसा जनरेट होगा, पैसा वो चूंकि बिकेगा, चीनी क्या होगा? बिकेगा, पैसा पहुँचेगा, और पैसे का फ्लो फिर से कहाँ पर होगा? जहाँ से वो प्रोडक्ट आया था। कौन सा प्रोडक्ट? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के रूप में कौन सा था? कतारी, यानी कि ईख आप बोल सकते हैं, या फिर गन्ना, ठीक है ना, वो पहुँच गया प्राइमरी सेक्टर में। इस प्रकार से आपने देखा क्या, यहाँ से यहाँ जब फ्लो हुआ तो वो रॉ मटेरियल्स के रूप में फ्लो हुआ था, और यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ तब वो जो है फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ था। क्लियर है या नहीं? अब यहाँ से जो फ्लो हुआ वो मॉनेटरी फ्लो हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का भी फ्लो हो रहा है और मनी इनकम का भी फ्लो हो रहा है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थी को जो चाहिए पीडीएफ कंटेंट वो हमें ले सकते हैं, सारी कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। इन सारी चीज़ों को आप पीडीएफ के रूप में भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और इसके लिए भी ज़्यादा पे नहीं करना है। जो भी आपके वीवीआई क्वेश्चन यानी कि जो लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है जो मॉडल सेट में पूछा भी गया है, उनका भी सॉल्यूशन हम देते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है ना। बता भी देंगे कि ये मॉडल सेट में आया है या नहीं। नोट कीजिए, नोट कर लो फटाक से, या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। रटने की तो ज़रूरत है नहीं, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है। अब इसका जो है सॉल्यूशन भी आपको आगे मिलता रहेगा। हमने कह दिया जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो वो किसका फ्लो होता है? वो होता है हमारा कौन सा फ्लो? रियल फ्लो। जो पैसे का फ्लो कौन सा फ्लो है? वो हमारा है मनी फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो, ठीक है। चलिए फटाक से नोट कीजिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें और क्या करना है बताते हैं। एजम्पशंस यहाँ पर लेकर के चलेंगे हम लोग, है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं इसका एजम्पशंस लेते हैं हम लोग, हटा दें इसको तभी लिख पाएंगे एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या बोलता है यहीं पर नोट कर लेते हैं ना। एजम्पशंस हमारा क्या बोलता है इसमें, यानी कि एजम्पशंस को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? मान्यताएं, है ना, मान्यताएं बोलते हैं। पहला इसका एजम्पशन है कि एक सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होगा वो दूसरे सेक्टर का इनकम बन जाएगा। यानी कि देखिए हम यदि पैसा खर्च करते हैं तो कहाँ पर जाता है? दुकानदार के पास, यानी कि उसका बन गया इनकम, और हमारा क्या हुआ था? एक्सपेंडिचर, यानी कि हमने खर्च किया और उसका हो गया इनकम। तो इसीलिए कह रहा है कि सर्कुलर फ्लो होने का मतलब है, पहला एजम्पशन क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर, एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर, एक क्षेत्र का क्या खर्च बराबर है किसके? बोला कि अदर सेक्टर का इनकम के बराबर है। वन क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू इनकम ऑफ किसका? अदर सेक्टर, अदर सेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का, सबसे बड़ा एजम्पशन कह सकते हैं, ठीक है। क्या माना गया है कि एक व्यक्ति का जो खर्च है या फिर एक क्षेत्र का जो खर्च है वो दूसरे क्षेत्र के लिए इनकम बन जाता है, तभी तो फ्लो हो रहा है। देखिए इसका जो गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर जो फ्लो हो रहा था, या फिर समझिए कि इसका जो इनकम था वो इसके पास जा रहा है, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर और इसका एक बना इनकम। हम जितना ही खर्च करते हैं उतना ही ना दूसरे का इनकम बनता है। समझ पा रहे हैं या नहीं? चलिए अब ये खर्चा करेगा तो इसका बन गया इनकम, ये खर्चा करेगा तो बन गया इसका इनकम। यानी कि बता ही नहीं सकते कि सर्कुलर फ्लो का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। अब बता सकते हैं कि इसका सर्कुलर फ्लो जो है कह सकते हैं कि यहीं से स्टार्ट हुआ है निश्चित तौर पर। अगर ये एक लपेटी में आ गया ऐसे, अब देखिए यहाँ से लग रहा है कि यहाँ जा रहा है, यहाँ से लग रहा है यहाँ जा रहा है, यहाँ से लग रहा है यहाँ जा रहा है, मतलब फ्लो का पता ही नहीं चल रहा है कि वास्तव में शुरू कहाँ से हुआ है। जैसे सवाल होता है ना कि पहले दुनिया में मुर्गी आया या फिर अंडे, वैसा ही सवाल ये भी है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, एजम्पशंस को भी आप नोट कर लीजिए। एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू इनकम ऑफ अदर सेक्टर। क्लियर हो गया? कुछ लेक्चर्स और भी हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, यहाँ पर लिख पाना बहुत पॉसिबल नहीं है अभी।
देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से केवल लेक्चर्स को सुनिएगा। बोल रहा है दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस, नेमली प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। मतलब देखिए पहले हमारा हुआ क्या था, यहाँ पर प्रोडक्शन, बाद में जो है हमने उसको क्या किया, सेल कर दिया, दैट मीन्स हमने कमाया इनकम, फिर वो इनकम हमारा जो है हम अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च कर देते हैं। इसका मतलब हम समझाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन पार्ट और इनकम पार्ट और एक्सपेंडिचर पार्ट आपस में क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर दूसरा भी एजम्पशन आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्या बोल रहा है, इंटरडिपेंडेंस, और यहाँ पे द मेन एजम्पशन ऐसे कर लो, द मेन एजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज क्या, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हैं, उसको मेरे मन में कुछ बहुत अच्छा वर्ड उभर आ रहा था, उसको वर्ड में लिखा जा सकता है कैसे, इंटरडिपेंडेंस। क्या बोल रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस का मतलब आपस में जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, वही बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस और क्या है, इंटर रिलेटेड भी आप बोल सकते हैं, मतलब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो, कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। क्या बोल रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये दुकानदार हम लोगों पर निर्भर है, हम लोग पैसा खर्च करेंगे तो इसका इनकम बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो जो हमारी आर्थिक क्रियाएं, यानी कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम इस प्रकार से कह सकते हैं ना, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर सारे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सारे लोगों की आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वो एक दूसरे को अफेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब प्रभावित भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नोट कीजिए। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि एक हमारा है कौन सा, प्रोडक्शन, ये पहला फेज है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का ये फेज है, फेज PHASE, फेज मतलब अवस्थाएं। पहला अवस्था क्या है, प्रोडक्शन। दूसरा क्या बोला कि इनकम जनरेट होता है, प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा। उसके बाद यही हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च बन जाता है। क्लियर हुआ। जैसे हमने कोई वस्तु तैयार किया, उसको हमने बेचा तो हमको मिला इनकम। अब हम उस इनकम को क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, बोले नहीं, हम अपनी ज़रूरत के लिए भी खर्च करेंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन फेज पहला आया, फिर आया इनकम फेज, और फिर आया एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि 3 अवस्थाएं हैं। राष्ट्रीय आय की अवस्थाएं अगर पूछा जाए तो ध्यान में रख लीजिएगा, 3 अवस्थाएं हैं, उत्पादन अवस्था, आय अवस्था और व्यय अवस्था। क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर अगर फीचर्स लिखना चाहें सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का तो नोट कर लीजिए, एक एक करके आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं इधर, ठीक है ना। एक एक करके आप नोट कर लीजिए। क्या बोल रहा है, पहला, इट इज़ सर्कुलर इन नेचर। क्या बोल रहा है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो कह सकते हैं कि नेचर बन गया है एक प्रकार से, वो क्या हो गया, सर्कुलर बन गया है, वृत्ताकार बन गया है। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति में ही क्या होता है, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। क्लियर है। इट हैज़ नाइदर एनी एंड और नॉर एनी बिगनिंग पॉइंट। जो अभी आपको बात मैंने कहा कि इसमें ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से, यानी कि राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से हम लोगों को ये जानकारी मिल जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है। क्यों काम किस प्रकार से कर रही है, ये कैसे पता चलेगा, बताते हैं। अभी हमने बताया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पर लिखे थे टर्सरी सेक्टर, वो क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंस है, आपस में क्या है, वो इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब एक व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर होगा वो दूसरे का इनकम बन जाएगा, ये भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर कहा क्या कि ये जो है हेल्प करता है ये जानने के लिए कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी काम कर रही है। इसका मतलब यह हो गया कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि ये पैसा कम खर्च करेगा तो इनकम उसको कम मिलेगा, उसको इनकम कम मिलेगा तो वो एक्सपेंडिचर कम करेगा, और इस एक्सपेंडिचर कम करेगा तो फिर से प्रोडक्शन कम होगा, और फिर से प्रोडक्शन कम होगा तो फिर से इनकम कम होगा। अभी आपने देखा ये क्या है, इंटर रिलेटेड आपस में, मतलब कि इंटर डिपेंडेंस भी है आपस में।
उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा सारा कंटेंट। आज भी रखते हैं मात्र इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कंटेंट को मजबूत कीजिए। रखते हैं आज इतना ही। जय हिंद।